नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम केएस मिश्रा है और जैसा कि आज हम लोग यूपी पीसीएस 2020 के पेपर एनालिसिस में एनवायरनमेंट विशेष का जो पर्यावरण विशेष के क्वेश्चंस थे, उस पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और साथ ही आप लोगों की, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुहिम रंग लाई है, मेहनत रंग लाई है और अभी आयोग को आप लोगों के समक्ष एक हिसाब से देखें तो जो है झुकना पड़ा है। और यूपी पीसीएस की परीक्षा एक शिफ्ट में करवाने के लिए तैयार भी हो गया है और साथ ही इसके लिए एक डेट भी डिसाइड हो गई है। थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन हाँ ठीक है, उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए और लग जाइए। जो भी आपके पास 35 दिन के आसपास बचे हैं उनमें लग जाइए और एकदम मेहनत करके आप तैयारी करिए। आरओ का अभी तक डिसाइड नहीं है, तो उस पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना करके मुझे लगता है अभी पीसीएस पर पूरी तरह से आप लग जाइए। तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग और देखते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। देखिए, ये पहला सवाल है जो यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया था। आपको इसमें से बताना है। पहला सवाल है, द नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो इसमें से आप बताइए किसमें नहीं है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए फटाफट, बिना देर किए। आइए बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं आपसे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1978 से 1979 के बीच में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगर मैं इसके बात करता हूँ लोकेशन की, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है और ये राजस्थान है। तो इनके ये त्रिबिंदु पर, मतलब एक तीनों एरिया को कवर करते हुए इनके त्रिबिंदु पर ये पड़ता है। ये पूरा आपका क्या है, चंबल अभयारण्य। इसको ध्यान रखिएगा। बेसिकली अगर मैं चंबल अभयारण्य की बात करता हूँ, तो जो कछुए, जो लाल मुकुट वाले कछुए होते हैं उनके लिए, और साथ ही गंगा डॉल्फिन के लिए जो है संरक्षण के लिए ये ज्यादा फेमस रहता है। आप इसको ध्यान रखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में है। तो ये हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर ये नहीं पड़ता है। अब आप इसका जवाब समझ गए होंगे और समझ गए होंगे कि आखिरकार आयोग इस तरह से सवाल पूछ रहा है, तो हमें इस तरह के सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, ये सवाल आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी बार हर 4 साल पर ये टाइगर सेंसस आती है। और इस बार जो है टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की गई है, जो 2022 पर बेस्ड है, पर 2023 में इधर जारी की गई थी। तो मैंने उस पर आपसे बात भी किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया था। तो आप कमेंट में ये भी बताइए कि आखिरकार टाइगर डे हम किस किस दिन मनाते हैं, उसी हिसाब से हम इसकी बात करेंगे। ठीक है। तो पहला सवाल है कि विद रेफरेंस टू द डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस 2018 रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। भारत सरकार द्वारा जो जुलाई 2020 में बाघों की जनगणना 2018 पर जारी की गई थी, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपको देखिए, ये तो 2018 के सेंसस पे, बट अभी आपके पास चूंकि टाइगर सेंसस है, आपके पास टाइगर सेंसस 2022 आ चुकी है, हर 4 साल पे जारी होती है, ध्यान रखना। तो आपको बताना है कि उस हिसाब से कौन सा सही है। अब अगर आपसे पूछा जाए, तो हाँ, ये कंपैरिजन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों सेंसस के बारे में बात करिए। मैं भी आपको समझाऊंगा, बट आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, भारत में पहला स्टेटमेंट दिया है, इंडिया है 70% ऑफ टोटल ग्लोबल टाइगर्स पॉपुलेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है, नियरली 30% ऑफ इंडिया टाइगर्स लिव आउटसाइड टाइगर रिजर्व। आपको इसके बारे में सही जवाब देना है कि आखिरकार कौन सा सही जवाब है। और देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा, मतलब ए बी सी डी में से कौन सा सही है। आप इसका जवाब दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। हम लोग फिर आगे टाइगर सेंसस की डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपसे इस बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टाइगर सेंसस 2022 पे पूछा जा सकता है। जल्दी बताइए। बताइए भाई। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, अभी आप बहुत ध्यान से समझिए, अभी के हिसाब से इस सवाल का अगर आपको जवाब दे रहा हूँ, मैंने आपको पूरा टाइगर सेंसस रिपोर्ट पढ़ाई। देखिए, इंडिया इज अ होम ऑफ मैक्सिमम 3925 टाइगर्स, लेकिन मैक्सिमम की बात की है। लेकिन जब हम एवरेज नंबर निकालते हैं, तो एवरेज नंबर सामान्यतः जो काउंट होता है वो 3682। ये मैं टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2020 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, इसको बेसिकली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है और 2006 से जारी किया जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए, मतलब 2006 में पहली बार जारी की।
तो 2006 से इसको शुरू किया गया है। अब एक बात आप बताइए, जो टाइगर डे पड़ता है आपका कब पड़ता है? 29 जुलाई को। तो इस बार 29 जुलाई को ही ये सेंसस रिपोर्ट जारी की गई। ठीक। अब सेंसस में आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए स्टेट वाइज अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ स्टेट वाइज, तो देखिए यहाँ पर आपका डेटा दिया है 2006, 2010, 2014, 2018, 2022। तो जब से 2006 में स्टार्ट हुई है, आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि हर 4 साल पे, ठीक है, 4 साल पे रिपोर्ट आती है। तो अब तक 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, ये अब तक 5वीं रिपोर्ट है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है? 5th रिपोर्ट। पहली चीज ये, आप एक चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो सबसे ज्यादा अगर बाघों की संख्या पाई गई है तो कहां पाई गई है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहां पाई गई है? मध्य प्रदेश में पाई गई है, जहां पर टोटल 785 बाघ हैं। और जब टाइगर सेंसस रिपोर्ट हम 2018 की बात करते हैं, तो वहां पे बाघों की संख्या 526 थी। अब एक बात आप ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं आपसे एक सवाल घूम घुमा के दे दिया जाए कि मध्य प्रदेश में पिछले रिपोर्ट के हिसाब से टाइगर की सेंसस बढ़ के 786 हो गई है, या पिछली रिपोर्ट में 600 थी, अभी 785 हो गई है। तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि नहीं, पिछली रिपोर्ट में, आप बाकी सब भूल जाइए, लेकिन कम से कम 2018 और 2022 का ये डेटा आप प्रमुखता से याद कर लीजिएगा, जिससे आपसे सवाल बन सकते हैं। और साथ में इसके दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? कर्नाटक आता है। मान लेते हैं क्रोनोलॉजी मिलाने के दे दिया जाए कि भाई कौन कौन से स्टेट हैं ऐसे जिनमें सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं। तो देखिए सबसे नंबर 1 पर आएगा एमपी, फिर दूसरे नंबर पर आपका आएगा कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका में 563 बाघ हैं, पिछली बार 526 थे, इस बार 563 थे हैं। तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भी आपको कहां देखने को मिल रही है? यहीं पर देखने को मिल रही है, एमपी में। अब उत्तराखंड, उत्तराखंड की अगर बात करता हूं, तो इसमें भी पिछली बार 442 थे, इस बार 560 है। वेस्टर्न घाट पे अगर मैं बात करता हूं, तो 981 से बढ़ के 1087 हो गए हैं। ठीक, मतलब हर जगह यूरेज एक बढ़ोतरी हुई है अगर आप देखें। ठीक है, लेकिन सबसे, अब इसमें नंबर 1 पर आपका एमपी, नंबर 2 पर कर्नाटका आ जाएगा, फिर नंबर 3 पर आपका उत्तराखंड आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं स्टेट की बात करता हूं, ये तो वेस्टर्न घाट का दिया हुआ है, बट हाँ टॉप 3 स्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो इनको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हाँ आपसे पूछ लिया जाए कि हाँ किस टाइगर जो है नेशनल पार्क में, किस टाइगर रिजर्व में कैसे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें अगर मैं बात करता हूं आपको, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पाए गए हैं? कॉर्बेट। जो जिम कॉर्बेट है उसमें 260 बाघ पाए गए हैं, कहां पे? उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा बाघ यहाँ पे हैं। फिर आता है बांदीपुर, यहाँ पर 150 बाघ हैं, टाइगर हैं। फिर जो है नागरहोल आता है, यहाँ 141 टाइगर हैं। फिर बांधवगढ़ में 135 हैं। दुधवा का ध्यान रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में है और आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक दुधवा में कितने हैं? 135 हैं। बांधवगढ़ और दुधवा में दोनों में 135 हैं। फिर आपका आता है मधुमलाई, यहाँ 114 बाघ हैं। कान्हा में 105 बाघ हैं। काजीरंगा में 104 हैं। सुंदरबन में 100 हैं। ठीक है, और बाकी तडोबा में 97। इसको ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे मतलब इन चीजों को, और पेज का याद रखिएगा क्योंकि पेज का कई बार पूछा गया है। ठीक है, और सत्यमंगलम में आपके 85 है। तो इनको आप एक बार ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित ये डेटा आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि 18 टाइगर रिजर्व्स हैव लेस देन 10 बिग कैट्स लेफ्ट। दीज आर रानीपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो रानीपुर उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है मतलब 10 से कम बाघ है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको इससे संबंधित जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए, अब वर्तमान में अगर देखें तो ये गलत होगा, क्योंकि भारत में विश्व की बाघों की कितनी संख्या है बताइए? भारत में विश्व के बाघों की 75% संख्या है, अगर रिसेंट की हम बात करें तो आपका ये गलत हो जाएगा और ये सही है। तो इस हिसाब से आप देखें तो केवल 2 सही है, जबकि पिछली बार के सेंसस में आपका क्या था? दोनों कथन सही थे। ठीक है, जब सवाल ये आया था, बट वर्तमान में ये सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल। ये कुछ आपके नेशनल पार्क्स दिए गए हैं और इधर आपके स्टेट दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में पड़ता है। आपको बताना है इंद्रावती कहाँ पड़ता है, मोल्लेम कहाँ पड़ता है, कलेश्वर कहाँ पड़ता है, बेतवा कहाँ पड़ता है। इनके बारे में आपको फटाफट जल्दी से जल्दी जवाब देना है और बताइए कि यहाँ जो है कहाँ पड़ता है।
बताइए भाई। देखिए अगर मैं इंद्रावती की बात करता हूँ, छुप तो नहीं रहा है? छुप रहा हो तो बताइए। नहीं छुप नहीं रहा है तो ठीक है, अभी मैं बना रहूंगा। देखिए अगर मैं इंद्रावती की बात करता हूँ तो इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगर मैं मोल्लेम नेशनल पार्क की बात करता हूँ तो मोल्लेम आपका वहां पड़ता है, गोवा में पड़ता है। कलेसर नेशनल पार्क आपका पड़ता है हरियाणा में। और साथ में बेतवा नेशनल पार्क आपका पड़ता है झारखंड में। तो इस तरह से अगर मैच करने के लिए आता है तो आप कम से कम इनका याद रखिए। अगर इसमें से दो तीन भी याद रखते हैं और कोई इसमें से मान लेते हैं चारों आप याद रखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी करता है और इसमें से कोई आपके सामने ऑप्शन में होता है तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, मोल्लेम नेशनल पार्क गोवा, कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा और बेतवा नेशनल पार्क झारखंड। इस हिसाब से आपका जवाब कौन सा आ जाएगा? ए इसका सही जवाब आ जाएगा। सुपोषण, इसके बारे में मैंने कई बार आपसे पढ़ाया है कि आखिरकार व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या है, इसके बारे में कई बार आपसे बात की गई है। आपको इसके बारे में सही जवाब देना है कि इट डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, जल में जो घुलित ऑक्सीजन होता है उसको कम कर देता है। इट इज अ फिनोमिनन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी, जो जल निकाय है, जो वाटर बॉडी है, उसमें पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। आपको बताना है इसमें क्या। देखो मैं आपको बताऊं, आपने कभी आप अपने पास पड़ोस में तालाब देखा होगा, तालाबों पे आपने देखा होगा कि पूरी तरह से जो है एक मतलब जैसे प्लांट होता है जिसको हम लोग हिंदी में जलकुंभी कहते हैं और गांव देहात साइड में अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो सब पूरा उस वाटर बॉडी पे एकदम छाया होता है। ऐसे में क्या होता है, देखो जब इस तरह के न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं तो आप सभी जानते हैं कि पानी में ऑक्सीजन होती है और उसमें जलीय जीव भी होते हैं। तो उन जलीय जीवों को क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो पानी से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जैसे मछली ही ले लो। अब जब ये पोषक तत्व ऊपर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये जल से जो ऑक्सीजन होती है अपनी वृद्धि के लिए उस ऑक्सीजन को पूरा अब्जॉर्ब कर लेते हैं। नतीजा क्या होता है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है। इसी घटना को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और इससे जो जलीय जीव होते हैं उन पर संकट पैदा हो जाता है, वो क्योंकि उनके सरवाइव करने के लिए उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ध्यान दें, तो इस हिसाब से अगर देखें यूट्रोफिकेशन से संबंधित ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, तो आपका सी सही जवाब आ जाएगा। ध्यान रखिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। निम्नलिखित घटनाओं के उनके प्रारंभ होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने कई बार ये सवाल आपके सामने रखा है कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, कई बार आपके सामने रखा है और आपने इसके बारे में सही सही जवाब भी दिया है। देखिए अगर आप सबसे पहले देखें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया बताइए, कौन बताएगा? प्रोजेक्ट हाथी, हाथी कब आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आएगा? और बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया? इन सभी के बारे में आपसे कई बार बात हो चुकी है। देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये आपका आता है 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में स्टार्ट हुआ था। जब हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो कई बार आपने पढ़ा है इसके बारे में कि ये आपका आया है 1972 में। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये आपका 2002 में आया है। अब आप इसमें से मिलाइए और बताइए सबसे पहले कौन सा आया है। फटाफट बताइए, बताइए कौन सा सही जवाब होगा। देखिए सबसे पहले तो 1972 मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, तो सबसे पहले तो आपका क्या आएगा? 3 आएगा। अगर 3 पहले आएगा तो ये तो खत्म हो गए, अब बची ये दो। अब इसके बाद में आपका आएगा प्रोजेक्ट टाइगर मतलब 1, तो 3 के बाद 1 आएगा। अब देखो ये भी खत्म हो गया, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। आप अपना मिला लीजिए आराम से, बस याद कर लीजिए, कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 और बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी एक्ट आपका 2002। ये 3 4 है, आप याद रख लीजिए। 4 5 बार पढ़ेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं, वैसे भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है तो क्लास को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें और नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा हो, इससे जरूर जुड़ें क्योंकि इस पे आपको क्विजेज भी होती हैं और अब आपकी कम्युनिटी पर भी क्विजेज पोस्ट की जाती हैं। आज जितने भी सवाल हैं जो यूपी पीसीएस 2020 में पर्यावरण से संबंधित पूछे गए हैं, उन्हीं से संबंधित सवाल है। अब आप देखो एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इकोनॉमी, दोनों से संबंधित जो सवाल हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसको आज देखिएगा फिर आप समझिएगा कि इन्वायरमेंट कैसा टॉपिक है, आपको कितना फोकस करना है उस पर, कि कितने क्वेश्चन एनवायरनमेंट से 2020 में आए हैं, ये आपको आज पता चलेगा। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है, आपको बताना है। बताइए, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाता है, बायोजियोलॉजिकल साइकिल कहलाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है या बायोलॉजिकल साइकिल कहलाता है? आप बताइए
फटाफट चलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सी तो नहीं होगा क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात हम आगे करने वाले हैं, आपको अभी पढ़ाएंगे इसके बाद इसी क्लास में, तो आप ध्यान रखिएगा। बताइए बायोजियो केमिकल साइकिल है, बायोजियोलॉजिकल साइकिल है या बायोलॉजिकल साइकिल है, आपको बताना है कि इसमें क्या है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होता है, वेरियस कंपोनेंट से होते हुए इकोसिस्टम में एक से दूसरे तक ट्रांसफर होते हैं, ठीक, कई फॉर्म में उनको चेंज भी होना पड़ता है। तो ये जो मूवमेंट है न्यूट्रिएंट्स का, उसको क्या कहते हैं, देखो इस तरह से आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे अगर हम बायोलॉजिकल साइकिल की बात करते हैं, तो जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आप देखो कभी किसी घटक के रूप में, कभी एक आप मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ही मान लो, आप कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात कर लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी देखिए क्या सिस्टम होता है आपका, जैसे जिस हिसाब से पूरा आपका साइकिल दिया हुआ है कि जैसे सन है, ठीक है, और बाकी फिर जैसे सोलर इंसुलेशन आई, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है। अब ये कैसे जो है पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है, पौधे कैसे ग्रहण करते हैं फिर कैसे छोड़ते हैं, ठीक, इस तरह पूरे बात की गई। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जाती है यहाँ पर प्लांट तक जाती है, ऐसे ये जो पौधे हैं यहाँ से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करते हैं। तो ये सभी चीजों के बारे में एक आपको बढ़िया से मैप के माध्यम से बताया गया। मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। हाँ अब देखिए आप, तो पीछे हाइड हो रहा था कि बायोलॉजिकल केमिकल क्या है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है दैट गवर्न्स मूवमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड वाटर विद इन इकोसिस्टम, ठीक है। दीज साइकिल्स इन्वॉल्व बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, और इसी वजह से इसको बायोजियो केमिकल साइकिल कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल, इस तरह से रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल बैलेंस, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा बायोजियो केमिकल साइकिल। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट सवाल देखिए, हरित प्रभाव के अभाव में भू सतह का तापमान होगा, क्या होगा आपको बताना है। अगर सपोज दैट ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे हम लोग अभी क्या होता है हमेशा बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन जो है उसको कम करना है, उसको हर हाल में कम करना है, तो आखिरकार अगर उनका अभाव होगा, अगर वो ना हो सपोज दैट ग्रीन हाउस गैसेज, तो हमारे जो है पृथ्वी का तापमान कितना हो जाएगा, इसके बारे में आपको जवाब। एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमारे लिए ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो भी ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जब इनकी अधिकता हो जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी है, लेकिन पृथ्वी पर टेम्परेचर का को बना के रखने के लिए, एक मतलब बैलेंस बना के रखने हुए तापमान का, उसके लिए भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनको पूरी तरह से खत्म करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन इनके उत्सर्जन को कम करके एक बैलेंस बना के रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक भी जिम्मेदारी है, और हमारी जो है देखा जाए तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और ये हमारे लिए हमारे सर्वाइवल के लिए सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हरित ग्रह का प्रभाव देखो, सबसे पहले क्या होता है, देखो जैसे मान ले सोलर इंसुलेशन है, तो सोलर इंसुलेशन जो आता है ये क्या होता है, पृथ्वी की सतह मैक्सिमम इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो इसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, और ऑब्जर्व करके पृथ्वी की सतह का तापमान मेंटेन रखती हैं। अगर मान लेते हैं ये इसका ग्रीन हाउस गैसेज ना हो, तो ये पृथ्वी का तापमान मेंटेन नहीं रख कर पाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर को ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगी सोलर इंसुलेशन को, और नतीजा क्या होगा, हमारे पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो -18 डिग्री सेल्सियस, मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, कोई जीवन एक हिसाब से समझो तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आइए, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है, क्या कह रहा था, देखो आपको एक चीज ध्यान रखना, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया, इसको ध्यान में रखते हुए आपको बात करना है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, इसको देखो कहीं कहीं सीयर भी कहते हैं और कहीं कहीं आपको जो है सीरियल भी कहते हैं, ठीक है, सीरियल भी कहते हैं, तो दोनों तरह से आपको लिखा मिल सकता है। या कम्युनिटी डायनामिक्स है या पिरामिड ऑफ बायोमास है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखो जो ये दिया हुआ है, the entire sequence of communities they respect successfully या successfully change in the particular area, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंतर्गत ही आता है।
लेकिन इसका जवाब इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन, सबसे पहले आप समझिए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। आप बहुत ध्यान से समझिए जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, इकोलॉजिकल, देखो ये यहाँ पे कोई एलिमेंट्स मतलब कोई प्लांट नहीं है, नहीं है ना, कोई प्लांट नहीं है। अब धीरे धीरे देखिए आपके छोटे छोटे प्लांट ग्रो होते हैं, फिर ये थोड़ा और बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, फिर ये और बड़े होते हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये देखा जाए तो ये क्लाइमैक्स स्टेज में आपके पहुंचते हैं। तो ये जो आप देखिए धीरे धीरे इनकी ग्रोथ हो रही है और धीरे धीरे फाइनल स्टेज में एक बैलेंस बनाने के लिए फाइनल स्टेज में पहुंचते हैं, क्लाइमैक्स कंडीशन में पहुंचते हैं। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं हम, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अब इसी इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम कई पार्ट में दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इसको हम एक दिखा सकते हैं प्राइमरी सक्सेशन, एक दिखा सकते हैं सीरल, या जिसको हम सीयर कहते हैं, ठीक है, सीयर भी इसको कहते हैं, ठीक है, सीयर कम्युनिटी। और दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन, ऐसे हम दिखा सकते हैं। देखिए, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन वही स्टेज है जो हमने आपको यहाँ पे बताई, जब ये देखिए ये प्राइमरी स्टेज है यहाँ से, ठीक। और फिर इसके बाद में प्राइमरी स्टेज के बाद में क्या आता है, आपका सेकेंडरी स्टेज आता है। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, एक ही इकोलॉजिकल जो जोन होता है, वहां पर जैसे ये पौधे हैं, ये होते भी हैं, नष्ट होते हैं, ग्रोथ करते हैं, नष्ट होते हैं, ग्रोथ करते हैं, नष्ट होते हैं, और फिर बाद में ये सेकेंडरी कंडीशन, ठीक है, इस तरह से मतलब देखा जाए तो ये पूरा प्राइमरी कंडीशन का ही पार्ट है। लेकिन सेकेंडरी कंडीशन हम किसको कहते हैं, मान लेते हैं जैसे कहीं आग लग गई, जंगल नष्ट हो गए, आग लग गई, जंगल नष्ट हो गए, पूरी तरह से वहां पे ये ऐसे समझ लो कि पूरी इकोलॉजी नष्ट हो गई। नष्ट होने के बाद वो इकोलॉजी जब दोबारा पनपती है तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन में मानते हैं, ठीक। तो जो हमारा एक्चुअल में जो सीयर होता है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है। तो किसी पर्टिकुलर जो है इकोलॉजी जोन होता है, वहां पर इनका पनपना ही जो है क्या कहता है, सीयर कंडीशन कहलाती है। तो बेसिकली ये किसमें आएगा, इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज that successively change in a particular area is called CRA या सीरियल कम्युनिटी, ठीक। ये इसका सही जवाब होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए ये पाइनियर स्टेज हो जाता है। जैसे क्या होता है, यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, नहीं है, फिर धीरे धीरे देखिए ऐसे बढ़ता है, ठीक, ग्रास एंड ये सब। तो ये जो इंटरमीडिएट वाला स्टेज है ना, इसको हम कहते हैं सीरियल कम्युनिटी या सीआर। फिर ये फाइनली हमारा क्या पहुंचता है, क्लाइमैक्स कंडीशन, ठीक। देखिए ये जो मैंने अभी आपसे बात की थी सीरियल कम्युनिटी, ध्यान से देखिए, देखिए इसमें क्या दिया, अ सीरियल कम्युनिटी इज एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन एडवांसिंग टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। मतलब जैसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहा होता है, वो इंटरमीडिएट जो स्टेज होता है उसको हम सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। तो उसका सही जवाब वही होगा जो मैंने आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट। आपको बताना है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, आखिरकार ये सस्टेनेबल टूरिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट, बहुत ज्यादा पर्यटकों की संख्या में वृद्धि कर देना, टू मैनेज मास स्केल टूरिज्म एंड स्मॉल स्केल ट्रेवल, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना, या ध्यान देना, या टू मैनेज टूरिज्म एनवायरनमेंट while मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। देखो, जिस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसी तरह से हम सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि भाई हम जो हमारे पास मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उनका दोहन इस प्रकार से करें कि वो हमारी आने वाली भविष्य के साथ समझौता हमें न करना पड़े, हमारी आने वाली पीढ़ियों को समझौता न करना पड़े, उनके लिए वो सब बचे रहें, हम उनके रिसोर्सेज का दोहन न कर पाए, एक्सप्लॉयटेशन न कर पाए। तो उसी तरह से जो हमारा सस्टेनेबल टूरिज्म की बात आती है, तो उसका आता है कि हम अपनी कल्चरल जो इंटीग्रिटी है, सांस्कृतिक अखंडता, और साथ में जो हमारी पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं हैं उनको बनाए रखते हुए हम पर्यटन को बढ़ाएं, पर्यावरण को कुल मिलाकर मैनेज करते हुए हम पर्यटन को बढ़ाएं, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। तो यही इसका सही उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी, सी इसका सही जवाब, ध्यान रखिए। देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपके 2020 में आपके एनवायरनमेंट से पूछे गए। आप समझिए एनवायरनमेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको पढ़ना है।
उठा लीजिए एनवायरनमेंट की जो बुक या कोई एमसीक्यू, और इसके बाद में आने वाले 3-4 दिन लगातार उसको 2-3 बार पढ़ डालिए जो भी, या अगर आपके पास नोट्स हैं तो उन नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि सवाल इससे पूछे जरूर जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बताना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, कौन सी ऐसी गैस है जो एनवायरनमेंट में खुले रूप में मतलब नेचुरली नहीं पाई जाती है, आपको बताना है इसके बारे में। फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं कैसे बताते हैं भाई, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसमें तो हाइड नहीं होगा, मैं सामने आ जाता हूँ फिलहाल के लिए आपके। बताइए फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हम्म, देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली, देखो ओजोन भी नेचुरली पाई जाती है, मीथेन भी आपकी नेचुरली पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी नेचुरली पाई जाती है, लेकिन जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करता हूँ तो ये नेचुरली नहीं पाई जाती। सामान्यतः जैसे आप मान के चलो जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, या नाइट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, ये सब पर्यावरण में नेचुरली नहीं पाए जाते हैं। जैसे जो दहन प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि जैसे आप समझ लीजिए कोयला फैक्ट्री है, डीजल जलता है, ये इस तरह की कई जो प्रक्रियाओं के माध्यम से इनका उत्सर्जन होता है, तो इस वजह से ये एटमॉस्फेयर में नेचुरली नहीं पाई जाती हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं, इनको ध्यान देना। जैसे डीजल के जलने से, कोयले के जलने से ये सभी गैसें निकलती हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब क्या है, ये इसका सही जवाब। नेक्स्ट, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। देखिए जो हमारा इन्वायरमेंट है, हम इन्वायरमेंट को किस तरह से जो है ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे जो है उसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट है, हाइड होगा, रुकिए आप देखिए, ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको देखो हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, और दूसरा हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और तीसरा कल्चरल। ठीक है, ये 3 तरह के एनवायरनमेंट को 3 तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ऑपरेशनल एनवायरनमेंट कोई नहीं होता है, इसकी कोई कैटेगरी में नहीं होता है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसने किया था, आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिरकार ये इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की जो बात की गई है, ये इकोलॉजिकल ट्रांजिशन है क्या, ये कौन सी अवस्था है। देखो जब हम दो बायोम एक साथ मिलते हैं, जब दो बायोम एक साथ मिलते हैं तो ट्रांजिशन की स्टेज कहा जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि परिवर्तन होना, ठीक है, आप परिवर्तन होने की घटना को आप इस चीज को समझ सकते हैं, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा बस। जैसे दो इकोटोन है, तो इकोटोन, दो इकोटोन के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम जो है क्या कहते हैं, जो है पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा की बात करते हैं, उसको हम जहाँ पे दो समुदाय मिल रहे होते हैं, मतलब दो प्रजातियां एक तरह से मिल रही होती हैं, उसको पर्टिकुलर हम, अब जैसे आप समझिएगा जैसे प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, अब प्लांट धीरे धीरे क्या होता है आपके बड़े होते हैं, मैं बनाऊंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि मुझे बनाना आता नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए, बट एक स्टेट आता है जब वो क्लाइमैक्स कंडीशन में पहुंचते हैं, मैंने आपको बताया था, तो यही बड़े होके क्लाइमैक्स कंडीशन में पहुंच जाते, तो बीच की जो एक स्टेज होती है वो ट्रांजिशन जोन होती है, जहां पर ये एकदम क्लाइमैक्स कंडीशन में परिवर्तन हो रहा होता है, उस कंडीशन के बाद क्लाइमैक्स कंडीशन में परिवर्तन हो रहा होता है, उस तरह। तो ये सबसे पहले दिया था बेनेट ने, ठीक है, इस अवधारणा को, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की अवधारणा को बेनेट ने दिया था, ठीक है। आप ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। राइज इन सी लेवल, समुद्र जल का स्तर का बढ़ना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना, स्प्रेड ऑफ डिजीज, और बाकी ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। आपको बताना है आखिरकार इसमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, फटाफट बताइए, देखते हैं कौन सही जवाब देता है।
देखिए जब हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होती है तो हम इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की अगर आपसे बात करें, अगर कभी सपोज दैट आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, बना बना के लिख लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स में हम लोग पहले भी आपसे बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्या होता है, उससे बर्फ पिघलती है। मैं एकदम क्रोनोलॉजी में बताता हूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्रोनोलॉजी में बताता हूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। भाई ग्लोबल वार्मिंग हुई, गर्मी बढ़ी और नतीजा क्या हुआ, बर्फ पिघली, ठीक है, बर्फ पिघलना। और जब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, समुद्र समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, ठीक है। और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगी तो क्या होगा उससे क्या होगा, नदियों में बाढ़ आएगी, ये पानी धीरे धीरे नदियों की तरफ भागेगा और नदियों में बाढ़ आएगी, ठीक है, नदियों में बाढ़ का सामना भी करना पड़ेगा। और जब नदियों में बाढ़ आएगी तो एक चीज ध्यान रखना, और क्या होगा, इसी के साथ में वर्षा के प्रतिरूप में जो हमारा रेन पैटर्न है, ठीक है, उसका प्रतिरूप चेंज हो जाएगा, उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। नतीजा क्या होगा, नतीजा प्रोशन में वृद्धि होगी, माइग्रेशन बढ़ेगा, प्रोशन में वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा। अब जब प्रोशन में वृद्धि होगी और साथ में क्या होगा, इसके साथ प्रवाल भित्ति जो कोरल रीफ है उनमें कमी आएगी, प्रवाल भित्ति का भी विरंजन होगा और साथ में बीमारियां भी फैलेंगी। ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए सरकार इतना ज्यादा प्रयास करती है, बाकी ग्लोबली ग्लोबली किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें सही सही सभी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सभी इसके सही जवाब है, ठीक है। आइए नेक्स्ट निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। सबसे पहले दिया हुआ है रियो अर्थ समिति, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। दूसरा दिया है पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। तीसरा इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। आपने को मैं बताऊं, पहले एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, अभी आगे बात करेंगे, दी साइलेंट स्प्रिंग। उस दी साइलेंट स्प्रिंग में एक्चुअल में जो डेवलपमेंट था, उस डेवलपमेंट का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसका जो है पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया गया था। अब इसके बाद में क्या होता है, एक जो है कमेटी बना, क्लब ऑफ रोम फॉर्म होता है, ठीक है, क्लब ऑफ रोम फॉर्म होता है। तो क्लब ऑफ रोम के बाद में क्या होता है, 1972 में रिपोर्ट आती है, कौन सी, दी लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, कि भाई हम अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, हमें जो है लिमिटेड ग्रोथ ही करना है, क्योंकि अगर हम अनलिमिटेड ग्रोथ करने की सोचेंगे तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में क्या होता है, फिर ब्रंटलैंड आयोग, मैंने आपको बताया ब्रंटलैंड आयोग बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। अब इसको ब्रंटलैंड कमीशन इसलिए कहा गया था क्योंकि इसके अध्यक्ष जो है ब्रंटलैंड थी, इसीलिए इसको ब्रंटलैंड आयोग कहा जाता है। और ये 1987 में, इसके बाद में यही एक रिपोर्ट यहां जारी होती है, कौन सी, अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, जिसमें परिभाषा दी जाती है किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली बार परिभाषा इसमें दी जाती है। इसके बाद जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है वो हमारा आता है 1989 में। किससे संबंधित था, कमेंट में आप बताइए, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी पढ़ा चुका हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो बाद में संशोधन किया गया है उसको भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आप बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था। फिर रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है, जो कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ठीक है, ये 1972। फिर रियो प्लस 20 कब आयोजित हुआ, इसका कमेंट में अब आपको बताना है कि घटनाओं का कालानुक्रम सही क्या होगा, ठीक है, सही क्या होगा, ये होगा 4 2 3 1, ठीक। पहले आपका दी लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, इसके बाद ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट जिसको हम आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जानते हैं, ठीक। और इसके बाद में, 1972 लिख दिया है मैंने,
1972 नहीं, 1992 है, गलती से लिख गया है, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमारा आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति की गई, जिसके उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। तो वह प्रतिवेदन क्या था, आपको बताना है फटाफट कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या है। देखते हैं कौन जवाब देता है, फटाफट बताइए। देखिए आप सभी लोग, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि ब्रंटलैंड आयोग का गठन किया गया था, और वहां पर एक रिपोर्ट, जब ब्रंटलैंड रिपोर्ट आती है जिसको हम आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जानते हैं, ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट कमीशन, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम यूएनईडी के नाम से जानते, यूएनसीईडी के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन एनवायरमेंट, तो उसी को ब्रंटलैंड आयोग कहते थे। इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई वो रिपोर्ट कहेगी आवर कॉमन फ्यूचर। तो आवर कॉमन फ्यूचर नाम से रिपोर्ट अभी मैंने बताया जारी की गई, ये सही जवाब है। इसी में क्या किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी गई, ठीक, यही सही जवाब है। इस पे भी अभी मैं बात कर चुका हूं आपसे कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को एक गति मिली, लेखक क्या है। देखो ये बहुत उत्साह मतलब कंसर्न थे इस चीज को लेके कि जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में लोग सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे थे, पर्यावरण ये जो भी सिचुएशंस थी उसको पूरी तरह से अनदेखी कर रहे थे। तो ये एक लेखक सामने आते हैं, इन्होंने एक साइलेंट स्प्रिंग नाम की पुस्तक लिखी, जिसका प्रकाशन 1962 में हुआ, और इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के कितने जो है दुष्परिणाम हैं जो हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहे हैं, उसमें इन्होंने उसमें पूरा उजागर किया। अब आपको बताना है कि इसमें से आखिरकार वो कौन थे, ठीक है। वो कोई और नहीं थे, वो रिचल कार्सन थे, ध्यान रखिएगा। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी है, रिचल कार्सन ने लिखी है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक अमेरी इन्वायरमेंटलिस्ट थे। निम्नलिखित में से कौन एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, आपको बताना है। Which one of the following is not a major cause of wildlife extinction? पहला, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए, इसलिए जो है वाइल्ड लाइफ खतरे में आ गई। टू मेक फायर इन फॉरेस्ट, जंगलों में आग लग गई, वन्य प्राणियों का अवैध व्यापार होने लगा, या फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होने। कौन सा नहीं है। देखो एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप लोगों के मन में बहुत चीजें आ रही होंगी कि जनसंख्या की जब वृद्धि होती है तभी तो उनके प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं, ये बात एकदम सही है, लेकिन इसमें प्रमुख कारण पूछा गया है। अब सपोज दैट जनसंख्या की वृद्धि कितनी भी हो जाए, लेकिन आप जंगलों को ना काटें, तो क्या उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो इस वजह से इसको हम डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं मान सकते। बाकी सब चीजें सही हैं कि अगर प्राकृतिक आवास नष्ट होता है तो भी उनके विलुप्तीकरण का कारण है, जंगलों में आग लग जाती है तो भी बहुत सारे मर जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, और वन्य प्राणियों का अवैध व्यापार भी इसका कारण है। तो बाकी सभी कारण है प्रमुख, लेकिन जनसंख्या की तीव्र वृद्धि इसका प्रमुख कारण नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि ये कारण नहीं है, ठीक। तो आज की क्लास इन्वायरमेंट के जितने क्वेश्चंस आए थे सब खत्म कर चुके दिए हैं। कल जो है यूपी पीसीएस 2020 में उत्तर प्रदेश स्पेशल के और करंट अफेयर के जितने सवाल पूछे गए हैं उन पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें, और इस कम्युनिटी पर जो क्विजेज होती हैं उन पे भी आप लोग अटेंड करें। धन्यवाद आप सभी।